Everyone, welcome back in Bright Avishkar. My dear friends, I hope you all have watched your previous videos. जो हमने अभी तक हमारी 4 वीडियोस अपलोड करी हैं इस यूट्यूब चैनल यानी ब्राइट आविष्कार चैनल के ऊपर. आई होप एक स्मार्ट कोर्स के अंदर आपने सबसे पहली वीडियो वर्ब के रिलेटेड देखी थी. उसके बाद आपका नाउन का एक पार्ट शुरू हुआ था जिसको हमने एक कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसके पहले पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर अच्छे तरीके से स्टडी करी होगी, अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करा होगा और आप सभी ने हर एक वीडियो के अंदर जो रूल्स बताए गए थे उन सभी को ध्यान से पढ़ा होगा और कुछ और भी प्रैक्टिस करी होगी. तो आज हमारा तीसरा टॉपिक इस स्मार्ट कोर्स का और आज हमारा डे 5th है इन 5. इसके अंदर हम प्रोनाउन के बारे में देखेंगे. जी हां, प्रोनाउन के बारे में देखेंगे. टर्म सुन के, नाम सुन के बहुत आसान लगता है कि सर ये तो प्रोनाउन हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ते हैं और हमें पता है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं. अक्सर इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आज की इस वीडियो में हम अप्रॉक्सीमेटली 70% प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो रूल्स बचेंगे, जो 30 रूल्स बचेंगे उन सभी को देखेंगे. बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्रोनाउन की कौन कौन सी टाइप्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी आपको प्रोनाउन के अंदर स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं वो सभी मैं बताऊंगा. उसके बाद अगर आपको खाली शीट्स भरनी है या खाली आपको प्रोनाउन का कोई लेना देना नहीं है कि कहां से आया कहां जाना, बस लिखना है, तो उसके रिलेटेड भी आपको मैं बताऊंगा. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाली गई इस वीडियो के अंदर. आई होप कि आप इस वीडियो को वॉच करेंगे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट डिले सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलें. मैं आपको पहले बता दूं कि प्रोनाउन आपको आता ही है, लेकिन मैं आपको एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं. अब आप सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, कोई कॉल्स करके पूछता है कि सर ये किस एग्जाम के रिलेटेड आप पढ़ा रहे हैं. देखो, ग्रामर किसी भी एग्जाम को ले लें, उस एग्जाम के अंदर एक सिमिलर ही आता है. कुछ जो टॉपिक्स आते हैं तो एक जैसा ही होता है, इसके अंदर कभी भी चेंजिंग ज्यादा नहीं होती है. तो आज हम इस प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो प्रोनाउन के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और आप डेफिनेशन आपको आती है. यानी इसका मतलब ये होता है कि जो शब्द नाउन की जगह पे यूज होता है, प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोनाउन कहते हैं और हिंदी के अंदर इसको सर्वनाम कहते हैं. जी हां, आप सभी को पता है इसको हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. इसकी कुछ टाइप्स होती है. देखो, मैं आपको यहां पे प्रो प्लस नाउन ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बना हुआ होता है. देखो, यहां पे प्रो का मतलब क्या होता है और नाउन का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है पहले, यानी नाउन की जगह पे या नाउन के पहले, इस तरीके से बात है. लेकिन यहां पे मैं आपको एक उस तरीके से प्रो यानी प्री इस तरीके से नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ साथ आपको कुछ एग्जांपल से आपको पूरा भरपूर तरीके से समझाऊंगा. देखो, ये मेरी गारंटी है कि जब भी कभी आप किसी वीडियो को वॉच करते हो और उस टॉपिक अगर आपको समझ ना आए तो आप एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जरूर क्वेरी लिख दें कि सर मुझे आपकी पढ़ाई हुई ये बात या ये लाइन या ये सेंटेंस या ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है. देन डेफिनेटली आई विल फाइंड ए न्यू टेक्निक फॉर यू ऑल एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इंप्लीमेंट इन माय टीचिंग. सो आपको अच्छे तरीके से उसको समझ में या आप समझ पाओ. तो देखो, यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं सूरज, देखते हैं निशा, देखते हैं या सूरज एंड निशा देखते हैं. अब ये क्या है? तो देखो, आपको नाउन के अंदर पढ़ाया गया था कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सभी के नाम है और अगर उन सभी के नाम है तो वो सभी की सभी क्या है? नाउन है. अब यहां पे इन सभी का मतलब यहां पे सूरज क्या है? नाउन है. निशा यहां पे क्या है? नाउन है. सूरज और निशा भी क्या है? यहां पे नाउन है. लेकिन इसके अंदर अब किस तरीके से हमें समझने की जरूरत है. देखो, यहां पे पूरी की पूरी प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी. यहां से देखो, यहां पे सूरज इज टीचिंग यू, यानी जो सूरज है, जो कोई लड़का है वो आपको पढ़ा रहा है. सूरज इज टीचिंग यू इन 8% आपको वो पढ़ा रहा है. तो यहां पे आपको पता है कि सूरज किसी का नाम है. ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. इसमें अंदर फीलिंग्स भी ऐड करते हैं. तो यहां पे सूरज यहां क्या है? नाउन है. लेकिन सपोज करो, जैसे अगर आप मुझे बोलते कि सूरज हमें पढ़ा रहा है या सूरज हमें कल पढ़ा रहा था, सूरज वॉज टीचिंग अस. आप बोलोगे सर आज वो लड़का नहीं आया जो कल हमें पढ़ा रहा था, तो वह तो सूरज की जगह पे इसका आप अल्टरनेट क्या यूज करते? ही यूज करते. उसी तरीके से मैं यहां पे आप क्या यूज करते हो? आई एम टीचिंग यू. तो यहां पे आई क्या है? कोई मेरा नाम यहां पे स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, तो आई यहां पे क्या है? एक प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है. तो आई एम टीचिंग यू. तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया कि प्रोनाउन होता क्या है और किस तरीके से इसका यूज करते हैं. अब देखो, यहां पे कंपिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू
या अगर आपको प्रोनाउन के अंदर अगर अच्छी महारत हासिल करनी हो, उसको स्ट्रांग करना हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी टाइप्स को अच्छे तरीके से प्रोनाउन की पढ़ना हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर नॉर्मली तरीके से सिर्फ कॉपी करना है कि जैसा लिखा उसे छापना, समझने से कोई फायदा नहीं है। उसकी एडवांटेज कहां कहां पे ज्यादा है, वेटेज कहां कहां पे ज्यादा, तो उसको नहीं समझना तो उस तरीके से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल भी पैनिक ना होइए, मैं आप सभी को पूरी की पूरी टाइप्स पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करता हूं, अगर आपको सच सीरियस, आप एक बार अपने आप में ही बोले वहां पे कि अगर मैं आपको पूछूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन वी हैव, कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितनी है, तो आप क्या बताओगे? कोई 5 बताएगा, कोई 6 बताएगा, कोई 12 बताएगा। तो प्लीज एक बार आप सोचे जरा कि ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितनी हो सकती हैं। आई होप कि आपने सोच लिया, और सोचने के बाद मैंने आपके लिए सभी टाइप्स को एक अच्छे तरीके से लिख के भी लाया है। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन टाइप्स में से आपको सबसे ज्यादा कंपिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर प्रिपेयर या किसी भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को ग्रामर के अंदर, तो कौन कौन सी टाइप्स के ऊपर आपको जनरली ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहां पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं और हिंदी में इनका मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे पर्सनल प्रोनाउन की बात आती है। अब देखो पर्सनल से ही आपको मतलब समझ आ जाता है, यहां पे पर्सनल की बात चल रही है। यानी पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं पुरुषवाचक संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्रोनाउन का मतलब यहां पे सर्वनाम होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो निजीवाचक इसको कहते हैं, निजीवाचक सर्वनाम। उसके बाद इंफेथेटिक को कहते हैं दृढ़वाचक। देखो इंफेथेटिक का मतलब होता है किसी को बलपूर्वक कोई बात कहना, मैं एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी दृढ़ता के साथ बात कहना। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परतावाचक, यानी इसको परस्परतावाचक भी इसको कहते हैं। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की सिंपल से अगर आप बोलो तो संकेतवाचक सर्वनाम इसको कहा जाता है। उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसके बाद है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप सभी को पता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जिसके अंदर हम ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के लिए इसका यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? विभाजक, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, विभाजन करने के लिए इसको इसीलिए कहा जाता है विभाजक वाचक संज्ञा सर्वनाम कहा जाता है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? संबंधवाचक, जो एक दूसरे का रिलेशन बताता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है? जब भी हम कहते हैं ना विस्मय बोधक भी कहते हैं, विस्मय वाचक सर्वनाम के लिए हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज करते हैं जिसके अंदर अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, इमोशंस के बारे में बताते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, वाओ, ह्यूरा। फीलिंग्स सैड की हो सकती है, खुशी की हो सकती है, सरप्राइज की हो सकती है। इसके लिए इन टाइप्स का आप यूज करते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप प्रोनाउन को अच्छे तरीके से अपने रिटर्न के लिए स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी इसकी टाइप्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा इसको अच्छे तरीके से सीखना है। और उसके बाद तो ओवरऑल मैं सभी पढ़ाऊंगा जो नॉर्मल टाइप में आपको सीख रही हैं, जो हम सीखते भी अक्सर स्कूल के अंदर हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को पूछा जाता है। वहां पे हमें रूल्स का सही तरीके से पता नहीं होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपटीशन के हिसाब से, कंपिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कि कौन कौन से इसकी टाइप्स जो है वो एडवांटेज देती हैं, फायदा देती है हमें कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर। अगर मैं यहां पे बात करूं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पे 3 जो प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या रहती हैं? हेल्पफुल रहती है। और पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो 70% सबसे ज्यादा काम में आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब 10 यहां पे 30% को कवर करती है कि पर्सनल प्रोनाउन यहां पे 70% सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कवर करता है। इसीलिए कंपटीशन के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करें अपने आप को तो आप पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। यानी रिफ्लेक्सिव को क्या कहा जाता है? निजीवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसके बाद रिलेटिव, संबोधक, यानी जो संबोधक बताता है, संबंधवाचक जिसको भी कहा जाता है। तो यहाँ पे रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर अच्छे से आप स्टडी करें अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
उसके बाद अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपने प्रोनाउन को सही तरीके से, आप चाहते हैं इसके अंदर अच्छी महारत हासिल करूं, एक अच्छी डिग्री हासिल करूं, एक अच्छी ग्रास्पिंग पावर हासिल करूं कि मुझे अच्छी पकड़ हो जाए, तो इसके लिए आपको 5 टॉपिक, ये तो एक पर्सनल तो है ही, रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव, ये 3 हो गए। उसके बाद इसके साथ साथ आप 2 के एडिशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। अगर आप इन 5 टॉपिक को सही तरीके से अच्छे तरीके से इंग्लिश के अंदर इन प्रोनाउन टॉपिक के अंदर अच्छे से स्टडी कर लेते, देन डेफिनेटली आपका जो ग्रामर है प्रोनाउन के अंदर टॉपिक है वो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गया 95%। लेकिन इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी आप ज्ञान लें, तो इसके लिए आपको जो दूसरी बच जाती हैं, अब बची कौन कौन सी, जैसे मैंने पर्सनल भी कर ली, रिफ्लेक्सिव भी कर ली, अब बची एम्फैटिक एक बची, उसके बाद रेसिप्रोकल एक बची, उसके बाद यहां पे कौन सी बची, इंडेफिनिट बची, उसके बाद यहां पे एक्सक्लेमेटरी बची, उसके बाद यहां पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन बची। तो इन सभी जो दूसरी 5 टाइप्स है इनको भी अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इस स्मार्ट कोर्स के अंदर एंट्री करी है, हर एक वीडियो उसी तरीके से बनाई जा रही है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल जर्नल में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमारे पास, यानी टाइप्स नहीं बोलूंगा मैं यहां पे, 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। देखो आई आ गया, यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, ही आ गया, शी आ गया, इट। एक बार गिन लें, आई 1, यू 2, उसी तरीके से इट यहां पे 7 आ जाता है। यानी यहां पे पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, यहां पे 7 होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहां पे इसका किस तरीके से यूज किया जाता है और कहां कहां पे इसका यूज किया जाता है, तो ये आप सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, बिल्कुल भी यहां पे आप इस वीडियो को मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। देखो यहां पे आपने देखा इन वाक्यों में आई वी जो है वो क्या था, फर्स्ट पर्सन था। देखो हम इसको तो मानते हैं कि आई वी क्या होता है और वी भी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। यू यहां पे सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट दे यहां पे क्या होता है, थर्ड पर्सन को व्यक्त करता है, यानी थर्ड पर्सन होता है। यानी ये सभी के सभी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताऊं आई और वी, जनरल में बात कर रहा हूं, आई और वी यहां पे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, मैं पर्सन की बात कर रहा हूं। उसके बाद यहां पे ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, ये सभी के सभी थर्ड पर्सन होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन भी हो गया, थर्ड पर्सन भी हो गया। अब रहा सेकंड पर्सन, तो सेकंड यहां पे यू ही होता है, दुनिया के सारे अच्छे काम, आई तो वो फर्स्ट पर्सन। किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, ही के बारे में, शी के बारे में, दे के बारे में, तो वो आगे थर्ड पर्सन। लेकिन भाई साहब जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको अपनी बात कह रहे हो, वो आपके लिए क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, जो से यू जिसको कहा जाता है। यानी ये प्रोनाउन जो वाक्यों के व्यक्त को बोध करवाते हैं, यानी वाक्य के व्यक्तित्व को बोध कराते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे आपने आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन कहलाते हैं, ये आप सभी को पता है। यानी इन वाक्यों में प्रोनाउन का प्रयोग यानी नॉमिनेटिव केस से भी किया जाता है, यानी जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसको आने वाली स्लाइड्स के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है और सिंगुलर प्लूरल कौन सा होता है। देखो यहाँ पे आपको ये सिंगुलर प्लूरल देख के आपको कंसेप्ट थोड़ा सा घुमा हुआ लगा कि सर सिंगुलर प्लूरल तो आज तक हमने सुना नहीं, किस तरीके से सिंगुलर प्लूरल होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिंगुलर की बात करूं तो अगर सिंगुलर प्रोनाउन की बात करते हैं तो ही यहाँ पे सिंगुलर होता है, शी यहाँ पे सिंगुलर होता है, इट यहाँ पे सिंगुलर होता है। मैं खाली प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। अभी रूल दूसरा आप पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके से दिखा जाएगा। उसके बाद आई भी यहाँ पे सिंगुलर के अंदर रखा जाता है। लेकिन सर आई के साथ हम हैज थोड़ी लगाते हैं, हैव लगाते हैं सर। आई के साथ हम डज थोड़ी लगाते हैं, डू लगाते हैं सर। आई के साथ हम वर नहीं लगाते, वॉज लगाते। क्यों लगाते ये भी आपको मैं बताऊंगा। यानी आई के साथ किस तरीके से इसको सिंगुलर के अंदर रखा जाता है, किस तरीके से इसको सिंगुलर की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो यहां पे मैं आपने आपके नीचे क्वेश्चन को प्रूव करके भी बताया। उसके बाद प्लूरल के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति प्लूरल हो जाते हैं, जैसे वी आ गया, दे आ गया, ये सभी प्लूरल आ गए। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है और किस तरीके से हम इसको समझना है, तो ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे देखिए आप, सिंपल सी बात है, यू को किस तरीके से मैंने प्लूरल माना वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम सिंगुलर के अंदर जो आपके कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूज करने वाला जो एक समस्या यहां पे कंडीशन रखी गई है कि आई को भी यहां पे सिंगुलर माना गया है। किस तरीके से, देखो सबसे पहले आप ये बात करें कि दुनिया के अंदर सबसे स्पेशल व्यक्ति आपके लिए कौन है।
ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ यूनिक एक सभी रूल्स लगते हैं? जैसे आई आ गया, जैसे यहां पे आई एडोर यू का मतलब होता है मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू का मतलब है इसके। अब इस तरीके से कौन करता है? आई करता है। इस तरीके से यहां पे आप देख रहे हैं कि आई करता है, इसका मतलब आप खुद की बात करें तो आप पहले खुद को देखें ना, दुनिया को बाद में चेंज करें। तो आप क्या सिंगल हैं या डबल हैं? अभी बोलोगे अभी सर शादी नहीं हुई तो अभी तो सिंगल ही है, तो चलो मान लिया आप सिंगल है। सर शादी होगी डबल हो जाएंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद सर और डबल प्लूरल हो जाएंगे, उसके बाद ट्रिपल प्लूरल हो जाएंगे। अभी इतने ख्वाब मत देखो, पहले वीडियो के ऊपर फोकस करो। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? आई की बात करें। सिंगुलर के अंदर इसीलिए रखा गया है कि आई यहाँ पे दुनिया में जिसको हम कहते हैं ना मैं, तो यहाँ पे एक सिंगल इंसान की बात कर रहे हैं, आप किसी डबल इंसान की बात नहीं करें, इसीलिए आई को यहाँ पे हम सिंगुलर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। उसके बाद आपको दूसरी कंफ्यूजन यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के अंदर है कि किस तरीके से सर यू को सिंगुलर भी माना जाता है और किस तरीके से यू को प्लूरल भी माना जाता है। तो ये वाला कंसेप्ट देखो यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत इजीली वे में आपको समझाने के लिए ट्रिक भी लाया और आपको ये समझा भी रहा हूं। देखो हाउ यू इज अ सिंगुलर और प्लूरल। देखो यू आर डूइंग वेल, अगर आप देखो वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो यहाँ पे राकेश सर क्या कहेंगे आपको कि यू आर डूइंग वेल, डूइंग फैंटाबुलस जॉब। तो यहाँ पे मैं आपकी खाली एक बंदे की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, आपके कहीं पतिदेव या पत्नी माता की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे मैं खाली आपकी बात कर रहा हूं, मैं यहां पे ओनली एंड ओनली सिंगल बंदे की बात कर रहा हूं। यहां पे बोलेंगे सर आप हमें वीडियोस प्रोवाइड करें, सर यू आर डूइंग ए फैंटाबुलस जॉब या यू आर डूइंग वेल, आप अच्छे हैं, आप ठीक है। इस तरीके से यू आर डूइंग वेल, हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है आप कैसे हैं, तो मैं बोलूंगा आई एम डूइंग फाइन, यू आर डूइंग फाइन। तो यहां पे यूर आर डूइंग फाइन आएगा या यू आर डूइंग फाइन आएगा, तो एक बार आप अच्छे तरीके से इसको देख लें। तो यहां पे आएगा यू आर, ये यहां पे क्या आएगा? यू आर डूइंग। यहां पे यू के साथ जो आर लगा है मिसटाइप हुआ है, तो आप यहां पे यू ही लिखे इसको, यू आर डूइंग वेल। तो देखो यहां पे यू से हम योर सेल्फ बनाते हैं जो हमें एक सिंगल बंदे के बारे में बताता है। लेकिन अगर आपको मैं कहता, जैसे मैं आप मेरे लिए आप बहुत सारे, क्या पता आप वहां पे आप ही तो वीडियो नहीं देख रहे हो, आपके साथ साथ कोई दूसरे स्टूडेंट्स भी वीडियो को देख रहे हैं, तो जब आप सभी कमेंट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? यू गाइज आर डूइंग वेल, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सभी ठीक है, मस्त है, मलंग है, वीडियोस को वॉच करें। तो यहां पे यू गाइस, तो यहां पे एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करी, एक से ज्यादा लोगों की बात आई, एक से ज्यादा पर्सन आए, तो इस तरीके से यहां पे हम इसका यूज एक प्लूरल की कैटेगरी के अंदर करेंगे, जिस तरीके से योर सेल्फ सिंगुलर के लिए योर सेल्व्स, तो यहां पे प्लूरल के लिए यूज होता है। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, उनके बारे में भी बात करते हैं। देखो यहां पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जैसे आई आ गया, क्यों आया अभी मैंने आपको बताया। माई, यहां पे मी, माइन, वी, और अस, ये सभी क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ गए। उसके बाद सेकंड पर्सन सिंगुलर के अंदर क्या आता है? यू आता है, यूअर आता है, यूअर्स आता है। मैं बोलूंगा यूअर्स कार, इट इज योर फैन, इट इज यू, इस तरीके से बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करूं, जैसे ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, देम आ गया, सूरज आ गया, भक्ति आ गई, शक्ति आ गई। उसके बाद यहां पे कुछ जितने भी नाम ले सकते हैं, सूरज, उसके बाद पूरन, उसके बाद कोई और नाम ले सकते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं। लेकिन यहां पे आप सभी के लिए ये तो आता है, आप सभी को पढ़ा भी होगा बचपन में, लेकिन यहां से अब आप एक देखो कहां पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फंसाया जाता है और क्या सीखना है। आप मुझे बताएं, मैंने आपको वर्ब के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो तब भी कहा था इस टॉपिक को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, और अभी तक भी आपने टॉपिक को फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है स्मार्ट कोर्स की, उसको देखें, वहां से ये कंसेप्ट को जाने, उसके बाद इस वीडियो को अच्छी तरीके से और एक बार देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Why do you use with singular, मींस हम क्यों यहां पे किसका सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी where do we use singular verb, हम सिंगुलर वर्ब का यूज कहां पे करते हैं? Where do we use singular verb, what do you use with singular verb, यानी सिंगुलर वर्ब के साथ, where do we use singular verb, हम सिंगुलर वर्ब कहां यूज करते हैं और या किसके साथ? अगर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं तो आप किसके साथ? What do you use with singular verb, सिंगुलर वर्ब के साथ आप क्या यूज करते हैं, एक बार आप मुझे बताएं। देखो ये क्वेश्चन टैग आप सभी के लिए है, जरा कास्ट योर माइंड बैक। चलो एक वोकैब भी दे देता हूं तब तक। कास्ट योर माइंड बैक का मतलब होता है अपने दिमाग पे जोर डालो और ट्राई करो किसका आंसर आपको मिले। Why do we use या you use with singular verb, या what do you, क्यों करते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज और किसके साथ करते हैं, ये आप मुझे एक बार बताएं।
आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी ने देख लिया होगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ आई, माई, मी, माइंड, वी और अस का यूज करते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ये है कि यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखें, जो सिंगुलर वर्ब होता है जिसको इज कहा जाता है, यानी ये किसके साथ यूज होता है, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज हो रहा है। और थर्ड पर्सन ऊपर आप देखें, ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, देम आ गया, सूरज आ गया, भक्ति आ गई, शक्ति आ गई। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड ऑलवेज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, नहीं ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ ही हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ही के बाद इज यूज करेंगे, शी के बाद इज, ही के बाद हैज यूज करेंगे, इस तरीके से इसका आप यूज करें, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई होप कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद इनको अच्छे तरीके से जानेंगे भी और कुछ रूल्स का भी आपको पता लगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा ही इज गोइंग टू रामबन, आप बोलोगे सर ये रामबन क्या है? देखिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ जहां पे मैं रहता हूं यहाँ उस जगह का नाम है ही इज गोइंग टू रामबन। तो यहाँ पे ही क्या, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सपोज करो मैं यहाँ पे इसी को आई हैव डन माई वर्क कहता हूं, तो आई यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आता है। क्यों आता है, इसका रीजन मैंने आपको बताया। लेकिन सर मैं मानता हूं सर ये माना कि मैं एक स्पेशलिटी है, आई एक दुनिया के अंदर स्पेशल है, तभी सर हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, दूसरा तो कुछ यूज ही नहीं करते, और एम का यूज किसी दूसरे के साथ भी नहीं होता। लेकिन सर मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है कि सर आई के साथ वॉज का यूज क्यों किया जाता है? सर प्लीज आप हमें समझाओगे क्या कि क्यों आई के साथ हम यूज का, यानी आई के साथ वॉज का यूज क्यों करते हैं? जैसे मैं आपको बताऊंगा, आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था, आई एम टीचिंग यू। देखो यहाँ पे एक बात बताऊं मैं, आई एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ स्पेशल है। आप अपने लिए स्पेशल नहीं है क्या? डेफिनेटली आप स्पेशल हैं। आई एक स्पेशल वर्ड है इस दुनिया का, ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, एक स्पेशल है। इसीलिए अगर आप दुनिया के अंदर स्पेशल हैं, आप स्पेशल काम भी करते हैं और आप हैं भी एक, ऐसे तो नहीं है कि मैंने डबल प्लूरल की बात करी थी, कुछ टाइम बाद सर हम शादी करेंगे उसके बाद डबल प्लूरल, फिर बच्चे होंगे ट्रिपल प्लूरल, नहीं। तो यहाँ पे आई एक स्पेशल वर्ड होता है जो स्पेशल काम करता है। इसीलिए इसी कंसेप्ट को, नजरिए को देखने के बाद ग्रामर से ये बात उठाई गई है कि आई के साथ हम वॉज का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ वॉज का यूज इसीलिए होता है। लेकिन आई के साथ आप वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशंस होती हैं। जैसे मैं कहूंगा इफ आई वर ए बर्ड, काश मैं परिंदा होता, इफ आई विश, या आई विश आई वर ए बर्ड, अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ जाता। वो तो बनने वाले नहीं इस जन्म में आप। अगर सर मैं यहां पे क्या होता, शेर होता, तो वो भी इस जन्म में नहीं बनने वाले। इफ आई वर ए पीएम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो किसानों की बात जरूर सुनता। तो आई होप कि आप बन सकते हैं, कोशिश जरूर करें, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट लें, भाग लें, पार्टिसिपेट करें ताकि आप पीएम बन जाएं। तो इस तरीके से कंडीशंस को बताने के लिए आई के साथ वर्ब का यूज करते हैं। भाई साहब ये ग्रामर है, कुछ भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फॉर्म्स होती है पर्सनल प्रोनाउन की। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप पर्सनल प्रोनाउन को सही तरीके से स्टडी करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 70% प्रोनाउन कवर हो जाता है। देखो प्रोनाउन एक 3 केसेस के अंदर बांटा जाता है, 3 कंडीशंस के अंदर बांटा जाता है। एक तो होता है नॉमिनेटिव, जिसको यहाँ पे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद होता है पॉजेसिव केस। आप सभी को पता है ये तीनों के तीनों एक सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं मैं आपको बताऊं। एक बार इस चार्ट को आप सही से देख ले, आई का आई होता है। देखो आई का जो नॉमिनेटिव केस आई होता है, क्योंकि ये प्रोनाउन और नॉमिनेटिव केस सेम होते हैं। अब यहाँ पे नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस के अंदर हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नॉमिनेटिव एक नाम को बताता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या बता, जैसे मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग हिम, आई यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सिंपल सा फंडा है कि काम कौन कर रहा है, वो है सब्जेक्ट, किसके ऊपर कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे आई एम टीचिंग यू, कौन पढ़ा रहा है, आई करता आ गया यहाँ पे, किसके लिए कर रहा है, किसको समझा रहा है या किसको पढ़ा रहा है, किसके ऊपर काम कर रहा है, यू के ऊपर। तो यहाँ पे यू, यहाँ पे अब क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, आई यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। यानी पॉजेसिव केस यहाँ पे ऑनरशिप के बारे में बताता है, यानी यहाँ पे आपको एक ऑनरशिप के बारे में बताता है। जैसे मैं बोलूंगा दिस इज माई कार, तो पॉजिटिव केस के अंदर और 2 केस होते हैं, वो हम अगली स्लाइड के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वी आ गया, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस आता है, पॉजिटिव केस आवर या अवर्स आता है, यू का यू रहता है और यू ही रहता है। लेकिन पॉजिटिव केस के अंदर यूअर या यूअर्स बन जाता है।
उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बन जाता है, और पॉजेसिव केस यहाँ पे एडजेक्टिव केस भी बनता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन केस भी बनता है, वो भी देखेंगे। तो इसका हिज बन जाता है, शी उसका हर बन जाता है, और पॉजेसिव केस के अंदर भी हर और या हर्ज बन जाता है। उसके बाद इट और इट यहाँ पे दो तरीके से बदल जाता है। तो किस तरीके से यहाँ पे इसका यूज करते हैं तो वो भी आप देख लें। इट्स बन जाता है, दे की जगह पे यहाँ पे देम बन जाता है, और इस तरीके से आप इसका यूज करें। देखो यहाँ पे जो इट यूज हो रहा है, यहाँ पे आप एक इट का यूज करें, और किस तरीके से आप इट का यूज करें वो भी आप देख लें। किस तरीके से यहाँ पे आप इट का यूज कर रहे हैं वो भी देख लें। देखो इट को यहाँ पे दो तरीके से यूज किया जाता है, इट्स होता है और एक इट होता है। एक यहाँ पे क्या होता है, इट होता है और इट्स होता है। आई होप कि इसके बारे में आपको सही तरीके से, इसकी अच्छे तरीके से एक ब्रीफली वे में आपको नॉलेज ज़रूर होगी कि क्यों इट और इट्स का यूज़ किया जाता है और किस तरीके से आपको इट का यूज़ कर। आगे हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ रहे हैं। उसके बाद दे, देम, दियर या दियर्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ले लें, ही इज़ माई फ्रेंड, दैट बुक इज हर्स, दैट हाउस इज अवर्स। तो किस तरीके से आप इसका यूज करते हैं वो भी आपने देख लिया। अब देखो हम अपनी लास्ट स्लाइड को देखते हैं कि पॉजेसिव केस को किस तरीके से दो भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। एक बात आप यहाँ पे अच्छे तरीके से, ये ट्रिक भी है, और अगर आप इसको सही तरीके से किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेगी, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं पॉजेसिव केस के अंदर। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे माई आ गया, हिज आ गया, हर आ गया, दियर आ गया, ओवर आ गया, यूअर आ गया, इट्स, यानी यहाँ पे मैक्सिमम के साथ यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से हमने यूज किया। तो इसको आपको एक बार अपने माइंड के अंदर अच्छे से बैठाना है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे माई को माइन बना सकते हैं, हिज को हिज ही रखते हैं, हर को हर्ज रखते हैं, दियर को दियर्स रखते हैं, ओवर को ओवर्स रखते हैं, यूअर को यूअर्स रखते हैं, वी की जगह पे ओवर्स यानी सब्जेक्ट की जगह पे इसका हम यूज कर सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का। इट्स का कोई भी नहीं बनता, यानी इट्स को इस कैटेगरी के अंदर रखा ही नहीं जाता। इट्स को इस कैटेगरी के अंदर रखा ही नहीं जाता। आई होप कि ये वाली बात आपको सही तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक पूरे अच्छे कंसेप्ट के साथ सही तरीके से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो मैं आपको इट और दिस का एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। इट का यूज हम तब करते हैं जब भी हमें कोई चीज़ हम पहले से जानते हैं, लेकिन दिस का यूज हमेशा हम जब किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं तभी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ मैं बोलूँगा दिस इज माई नोटबुक, लेकिन अगर मैं रोज मिलता हूँ तो मैं बोलूँगा इट्स माई नोटबुक। इस तरीके से आप इसका यूज करें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन है कि इस सेंटेंस में पहचाने कि इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। हर्स एज ए न्यू कार, अगर आपको नहीं है तो ये वाला टेबल एक बार देख ले। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन जिसके साथ एस लगता है, हर्स यानी यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता। तो एक बार बताएं मुझे, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें कि ये सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। एक है हर्स एज ए न्यू कार या हर एज ए न्यू कार। तो देखो भाई साहब यहाँ पे जो पहली वाली एग्जांपल है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर जो इन पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है वो सब्जेक्ट की तरह की जाते हैं। यहाँ पे शी की जगह मैंने क्या यूज किया, हर्स, तो वहां पे इस रूल को हम सेटिस्फाई करते हैं, है ना, हर्स एज ए न्यू कार। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुई होगी, आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा, थोड़ी रिवीजन भी हुई होगी और कुछ रूल्स भी आपको पता लगे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगली वीडियो के अंदर हम पूरे प्रोनाउन को खत्म करेंगे और कुछ मॉडर्न तरीके से, कुछ टेक्निक्स टिप्स के साथ मैं आपको सभी रूल्स को चुटकियों में पढ़ाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और जाते जाते वक्त लाइक दे दें। कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर दें, या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें। उसके बाद प्लीज अपने डियर फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारा ये छोटा सा जो एक कोशिश है, जो एक प्रयास है, इस प्रयास का बेनिफिट और स्टूडेंट्स को भी मिल पाए। जो स्टूडेंट्स पैसे देने फीस नहीं दे सकते और घर पे पढ़ना भी चाहते हैं तो उन तक एक बार आप लिंक शेयर कर दें। आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी स्मार्ट कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी सपोर्ट मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। जय हिंद।